नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम बैक टू आवर ओन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ सलोनी सिंह, योर केमिस्ट्री नीट यूजी एंड बोर्ड मेंटोर। सो फाइनली बच्चों, जिस डेट का आपको इंतजार था, कई बच्चे लगातार 10वीं और 12वीं की डेट शीट के लिए कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कब आएगी। तो कल रात को रिलीज हो चुकी है। 10th बोर्ड, 12th बोर्ड, साइंस, कॉमर्स सबकी डेट शीट आ चुकी है। कई सारी बोर्ड्स की अभी भी बाकी है, आती जाएगी, लेकिन ये डेट शीट एक रिमाइंडर है आपके लिए कि आपने जो आगे के 6 महीने वेस्ट किए हैं या 7-8 महीने वेस्ट किए हैं बच्चों, अब आपको पूरी तरह से उस पर लग जाना होगा और अगले 2 महीने के अंदर अपना 100% देना होगा। हालांकि डेट शीट को अगर आप ध्यान से देखिए तो इस बार काफ़ी अच्छी बनाई गई है। हर बार पहले इंग्लिश का पेपर हुआ करता था, बट दिस टाइम इन्होंने 17 फेब को पीई रखा है, यानी आपके एग्ज़ाम 17 फेब से स्टार्ट होगी। फिजिकल एजुकेशन जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए 17 फेब से एग्ज़ाम शुरू हो जा रही है। उसके बाद आता है फिज़िक्स। तो अब ये समझ लीजिए कि जिनके पास पीई नहीं है उनके पास पूरा फेब का महीना है अच्छे से फिज़िक्स को तैयार करने के लिए, और फिज़िक्स का फोबिया पहले ही निकल जाएगा 21 फेब को। आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है फिज़िक्स के लिए उसके लिए बहुत अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री आपकी 27 फेब को है, यानी 21 फेब को जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो 21 फेब की शाम 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th एंड 27th को एग्ज़ाम है। तो कुल मिलाकर आपके पास 6 दिन है, 5 पूरे दिन और छठा आधा दिन है। बहुत अच्छा खासा टाइम है, और गिन के आपके पास चैप्टर कितने हैं? 10। तो ये 10 चैप्टर्स को आप किस लेवल तक लेकर जा सकते हो आपको आइडिया भी नहीं है। अगर अभी भी ठान लोगे ना बच्चों, तो आपको 70 on 70 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर मैंने किया है, मेरे कई सारे मेंटोर्ड स्टूडेंट्स ने किया है, हर साल किया है, 2018 में, 19 में, 20, 21, 22, तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं। आइए देखते हैं। उसके बाद है 8 मार्च को मैथ्स की। तो आप देख पा रहे हो टाइम टेबल के अंदर अच्छा खासा गैप दिया है। वेकेशन मतलब एक मिनी वेकेशन टाइप है जिसके अंदर आप पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हो। मैथ्स के लिए भी अच्छा खासा टाइम दिया। जिनका मैथ्स नहीं है उनका तो सीधा इंग्लिश का एग्ज़ाम हो रहा है 11 मार्च को। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये उन बच्चों के लिए अच्छा होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपके मेन सब्जेक्ट 27 फेब तक या फिर आई कैन से मैक्स टू मैक्स 8 मार्च तक फिनिश हो जा रहे हैं। तो आपको कायदे से मार्च वाला मंथ पूरा मिल रहा है अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे फोकस करने के लिए। 11 मार्च को इंग्लिश है, 15 मार्च को हिंदी है, 25 मार्च को आपके पास बायोलॉजी है। 10 दिन का अच्छा खासा गैप है। इनफैक्ट 11 मार्च से 25 मार्च, मतलब ये तो वो बात हो गई कि कितने लंबे एग्जाम खिंच रहे हैं, और ये तो मिनी वेकेशन जैसा हो गया। 10-10, 20-20 दिन का गैप है। 29 मार्च को आईपी है, करेक्ट। तो ये हो गया आपका पूरा शेड्यूल। लेकिन इस शेड्यूल के हिसाब से अब आपको किस तरीके से जागना होगा, आपको किस तरीके से रिवीजन शुरू करना होगा, या फिर आपने पढ़ाई ही नहीं शुरू की थी तो आपको अब किस तरीके से केमिस्ट्री सब्जेक्ट को अप्रोच करना होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो केमिस्ट्री अब शुरू कैसे करें मैम? आज मतलब हमने पढ़ा है, प्री बोर्ड्स के लिए पढ़ा है, साइक्लिक एग्जाम, स्कूल के ये एग्जाम वो एग्जाम, सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ा है, बट अब फिर से कैसे शुरू करें? रिवीजन का पैटर्न कैसा होना चाहिए, किस तरीके से हम अप्रोच करें चीज़ों को, वो हम देखेंगे कि अभी भी क्या स्कोप है 70 on 70 स्कोर करने का। बच्चा, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। इवन आई वॉज, जब मैं 12th में आई तो मेरे पहले 2 महीने में बहुत फोकस थी। क्यों? क्योंकि पहले 2 महीने में आपने नया ट्यूशन ज्वाइन किया होता है, आपकी स्कूल के टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ती है, बोर्ड्स है करके आपका पूरा फोकस 12th पे होता है। लेकिन धीरे धीरे यही चीज़ आपने पहले 2 एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया तो ओवर कॉन्फिडेंस में मेरे स्कोर अगस्त सितंबर तक ड्रॉप डाउन होने लगे, जैसे जैसे चैप्टर्स ऐड ऑन होने लगे। एंड मैं कह सकती हूँ कि अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर मंथ में मेरा स्कोर 70 में से हार्डली 33 मार्क्स थे। हो सकता है आपके इससे भी कम हो या इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन मैं जो फर्स्ट यूटी में फुल स्कोर कर रही थी वो कहीं ना कहीं अक्टूबर नवंबर तक आते आते पूरा मेरा रिजल्ट डाउन हो चुका था। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, कोई गलत बात नहीं है बच्चों, होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और लगातार पढ़ते पढ़ते आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो।
लेकिन यहाँ पे मुद्दे वाली बात क्या है कि आफ्टर दैट अक्टूबर के बाद जब दिवाली का वेकेशन खत्म होता है, आपको डेट शीट आ जाती है, तो एक अलग तरीके का मोटिवेशन और प्रेशर चढ़ता है आपके दिमाग पर, और वो मोटिवेशन को सही टाइम पे पकड़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड, मल्टीपल टेस्ट एंड देन फाइनली अपीयर फॉर बोर्ड्स। आप डेफिनेटली 70 on 70 अभी भी स्कोर कर सकते हैं। वापस ध्यान से सुनिए, आप अभी भी 70 on 70 स्कोर कर सकते हैं। बट ये कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये पता होना चाहिए कि मैं एनसीईआरटी बुक ओपन कर रही हूँ तो मुझे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोल्यूशन चैप्टर खोला तो मैं 20-25 मिनट तक पहले या दूसरे पेज पर ही अटकी हुई हूँ। अगर ये अप्रोच रहेगा तो आप पूरे दिन में भी वो चैप्टर को फिनिश नहीं कर पाओगे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब सोल्यूशन चैप्टर आप खोल रहे हो तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि यार मुझे कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर करने हैं जिसमें से क्वेश्चन लगातार आए हैं। शुरू करोगे सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीज़ें आ गई, मोल फ्रैक्शन आ गया। हालांकि इस पे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं बट एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं मोलारिटी या फिर मोलालिटी पे, टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। करेक्ट। नेक्स्ट है आपका हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ से रिलेटेड उसका स्टेटमेंट, उसका एप्लीकेशन, करेक्ट, वो पार्ट आपको आना चाहिए। एनॉक्सिया एंड बेंड्स डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। हेनरीज लॉ के बाद आते हैं आप राउल्ट्स लॉ पे। राउल्ट्स लॉ का आपको स्टेटमेंट परफेक्ट पता होना चाहिए। स्टेटमेंट पता होने के बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के आपको डिफरेंस पता होने चाहिए, और नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो होता है उनके एग्जैक्ट पॉइंट्स विथ ग्राफ आपको क्लियर होने चाहिए। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स आने चाहिए जो अगेन एमसीक्यूज में आएंगे। तो जितने भी एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के, वो अच्छे से आपको करने हैं। ये मैं वो बता रही हूँ कि आप बुक लेकर बैठे तो अगले 30 मिनट में सोल्यूशन को कैसे अप्रोच करोगे वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। राउल्ट्स लॉ खत्म करने के बाद बच्चों आपको सीधा कूदना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे कूदने के बाद आपको सिर्फ इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है बच्चों। इसका एक सिंपल फॉर्मूला चार्ट हो गया कि यार मेरे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टी एफ इज इक्वल्स टी बी आएगा यहाँ पे के एफ इंटू एम। ठीक है, इस तरीके से इसके पी नॉट माइनस पी नॉट ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल्स टू काई बी। इस तरीके से जितने भी पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी है ना, जितने भी फॉर्मूलाज हैं इन पे न्यूमेरिकल्स करने हैं। क्या करोगे? न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे। और न्यूमेरिकल्स में अप्रोच कैसा होगा? इंटेक्स के क्वेश्चन किए हमने, एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हमने, उसके बाद हम पीवाईक्यूज कर रहे हैं। पीवाईक्यूज कहाँ से कर रहे हो? कोई भी बुक एक ले लो, अरिहंत की ले लो, ओसवाल की ले लो, एमटीजी की ले लो, कोई भी एक किताब जहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन इसके दिए हुए हैं। एंड लास्ट सेगमेंट आएगा इसका वेंट हॉफ फैक्टर। तो ये जो वेंट हॉफ फैक्टर वाला टॉपिक है जिसके अंदर आप आई निकालना सीखते हो या आई को यूज करके एबनॉर्मल मोलार मास वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो। एक्सरसाइज के पीछे 2 ऐसे क्वेश्चन दिए हैं और फिर आप घुस जाइए इंटेक्स के 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर लीजिए। आप पूरा सॉर्टेड है। ठीक है, अगर आपको सोल्यूशन के प्रॉपर चैप्टर वाइज आपको इसका फॉर्मूला शीट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आपको भी ये फॉर्मूला शीट बनानी चाहिए। अगर अब तक नहीं बनाई है, आप नहीं बना पा रहे हो, यू कैन कमेंट बिलो। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आप कैसे अप्रोच करोगे? इसका हाईएस्ट वेटेज है बच्चों, नियरली 9 मार्क्स का वेटेज है, यानी ये इकलौता चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है वो देखो। सबसे पहला आपको ई नॉट ऑफ सेल निकालना आना चाहिए, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अगर ये आता है तो दूसरा स्टेप आपको आना चाहिए नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करना। इनफ इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, बराबर से आपने कर लिए, आपकी गलतियां कभी नहीं होंगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हो गए आपकी नर्स्ट इक्वेशन।
और नर्स्ट इक्वेशन में भी आपको निकालना आएगा ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग टू द बेस 10 ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट, है ना, या फिर लॉग KC QC ये सब ले सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, लिख के ले लीजिए। उसके बाद तीसरा टॉपिक है जो इसी से रिलेटेड है, जैसे कि गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस NF E नॉट ऑफ द सेल, इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल्स होने चाहिए बेटा E नॉट ऑफ सेल एंड KC का रिलेशन, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू माइनस 0.059 बाई n लॉग टू द बेस 10 ऑफ KC, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ पे आ जाते हैं, अगला टॉपिक, इन पे सारे न्यूमेरिकल्स आपके एकदम प्रॉपर क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आते हैं मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा m, ठीक है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो मोलार कंडक्टिविटी है ये लैम्डा m वर्सेस रूट C का जो ग्राफ है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये जो ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है, ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे वेरी करता है, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं और इससे न्यूमेरिकल्स जो है वो कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टेंस वाले फैक्टर से। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो L बाई A and also G star is equals to Ranbir Kapoor. What is R resistance, K is your conductance and G star is your cell constant and also G star is equals to L by A, ठीक है। तो इन सबको कनेक्ट करके कुछ न्यूमेरिकल्स इन टेक्स्ट में सॉल्व्ड है। सॉल्व्ड क्वेश्चंस को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, स्पेशली जब हम यहाँ पर L बाई A लिखते हैं तो एरिया जो होता है ना बच्चों, ये एरिया वाला पार्ट, इसमें πr² यूज़ करना, रेडियस दिया होगा, डायामीटर दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, वो यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी लैम्डा m की स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए केस। उसके बाद छठा टॉपिक है आपका कोलरैश लॉ, ठीक है। कोलरैश लॉ के न्यूमेरिकल्स और उसका स्टेटमेंट कि आपको लैम्डा m नॉट किसी एक पर्टिकुलर NaAC या एसिटिक एसिड या वाटर के लिए निकालने के लिए दे दिया तो आपको कोलरैश लॉ के हिसाब से वो निकालना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 7वें टॉपिक पे, दैट इज योर फैराडेज लॉ। और फैराडेज लॉ में दोनों फैराडे लॉ का 1 और 2 दोनों का स्टेटमेंट आना चाहिए। उसके बाद फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उस पे से अक्सर न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो आपको आना चाहिए कि मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, कितना डिपॉजिट हुआ, इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। इस पे से सवाल आते हैं कि यार करंट है ना, आपका जो 2 एम्पियर का करंट है वो 1 घंटे के लिए फ्लो हुआ तो उस रॉड पे कितना मास डिपॉजिट हुआ या कितना चार्ज सप्लाई करोगे तो इतने ग्राम मेटल डिपॉजिट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने प्रैक्टिस की है, एक टाइप पकड़ा ना आपने, जैसे कि मैंने नर्स्ट इक्वेशन पकड़ा, ठीक है, तो इसके 3 से 4 न्यूमेरिकल किया आपने, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 2 देख के करो, 2 बिना देखे करो और 1 अपने आप को टेस्ट कर लो, ठीक है। इसी तरीके से इसमें 3rd में, 4th में, 5th में एंड फैराडेज लॉ में, इसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं, आप जैसे ही आगे बढ़ोगे आपके पास आ जाएगा बैटरीज का सेगमेंट। बैटरीज में से लेड स्टोरेज बैटरी आपको करनी है, कौन सी, लेड स्टोरेज बैटरी की रिचार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वाली इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो आपके प्राइमरी सेल्स हैं, प्राइमरी सेल्स का वोल्टेज आप ध्यान रखिए, कहाँ पर यूज़ होता है वो ध्यान रखिए, उसका एनोड और कैथोड ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फ्यूल सेल, फ्यूल सेल क्यों ज़रूरी बोल रही हूँ, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है फ्यूचर में, तो जो चीज़ें यूज़ हो सकती है फ्यूचर में उस पर CBSE थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है और उन क्वेश्चंस को पूछता है। आई होप यू गॉट इट। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये 9 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो इसमें भी सबसे हाईलाइटेड टॉपिक अगर मैं बोलूं तो ये और ये वाला न्यूमेरिकल इन हिस्सों से आते हैं। नर्स्ट इक्वेशन को फिर भी उतना तवज्जो नहीं दिया जाता जितना ये 4 टॉपिक है, वेरी हाईलाइटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 5 से 7 साल से इनमें से तो क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है। कर लो बढ़िया से।
और बाकी तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, कितने सारे मैंने वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं वन शॉट के, वो आप देख सकते हो। केमिकल काइनेटिक्स, पहले तो चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए फेमस है, तो न्यूमेरिकल किस पे से आएगा, तो जीरो ऑर्डर उठा लिया एंड फर्स्ट ऑर्डर उठा लिया, ठीक है। जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर दोनों का हाफ लाइफ और k निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log टू द बेस 10 r नॉट बाई r, और उसके बाद t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई k, करेक्ट। यहाँ पे t हाफ इज इक्वल टू r नॉट बाई 2k, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास k के लिए या t के लिए हो जाएगा, या k ले लीजिए, k इज इक्वल टू a नॉट माइनस a बाई टी, है ना। तो इस तरीके से जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर के आपने फॉर्मूलाज लिख लिए, इनकी यूनिट k की, है ना, k की यूनिट दोनों ही केसेस में आनी चाहिए। जीरो ऑर्डर की मोल लीटर रेज टू -1, सेकेंड रेज टू -1, यहाँ सेकेंड रेज टू -1। उसके बाद मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर में डिफरेंस, मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर में डिफरेंस कर लिया आपने, ठीक है। तो ये इस पे न्यूमेरिकल किया, इस पे न्यूमेरिकल किया, ध्यान से सुनिए, फिर से बता रही हूँ, इन दोनों सेगमेंट से आपने न्यूमेरिकल्स किए। न्यूमेरिकल्स करने के बाद इनके ग्राफ भी किए, इस रिलेशन पे ग्राफ और इस रिलेशन पे ग्राफ। तो इनके ग्राफ्स इंपॉर्टेंट हैं जो एनसीईआरटी में आए हुए हैं, क्योंकि ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। आपको ग्राफ दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सा ऑर्डर है, इसका स्लोप किसके इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर में डिफरेंस, फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये थियोरी क्वेश्चंस बता रही हूँ। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको डिफाइन यानी कि डेफिनेशन आ जाएगा, अगर आता है तो। यूजुअली दे विल फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स कि 3 मार्क के 2 मार्क के न्यूमेरिकल दे दिए, स्टिल अगर बच जाता है तो ये सेगमेंट्स है जहाँ से सवाल उठते हैं। एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है क्वेश्चन का जो मैं बता रही हूँ आपको। तो जो रेट का एक्सप्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k, और यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। तो पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रेडिक्ट करने को आएगा, उसके बाद सवाल ऐसे होते हैं कि a का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, b का कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो इस तरह के सवाल बहुत कॉमनली देखे गए हैं, ग्राफ से रिलेटेड सवाल देखे गए हैं। उसके बाद इनसे, इस वाले पर्टिकुलर इक्वेशन से सवाल देखे गए हैं, टी हाफ से रिलेटेड सवाल देखे गए हैं। एंड योर अर्हेनियस इक्वेशन दैट इज log k2 by k1 is equals to EA upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे भी, हालांकि ये सॉल्व करते करते आपका जो कैलकुलेशन होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, करेक्ट। तो ये हो गया, आपने फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों बहुत अच्छे से कवर कर ली। पढ़ते हो, पढ़ना सब है, बट इन टॉपिक्स पे अलग से ध्यान देना है। 30 मिनट जब रिवाइज कर रहे हो तो इसकी फॉर्मूला शीट बना लो, ग्राफ बना लो और इम्पॉर्टेंट डिफाइंस लिख लो, और वो ऐसे यूज़ करो कि भाई जब फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर के बीच में गैप है तो आई कैन रिवाइज दोज थिंग्स, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाइए बच्चों, DNF ब्लॉक। तो DNF ब्लॉक में इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके पास हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये E नॉट वाले, है ना, Mn+m से रिलेटेड ट्रेंड के क्वेश्चंस होते हैं जो आप कहाँ से कर सकते हो, NCERT के इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज, ठीक है। तो इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ, इसके अंदर वो वाला जो हिस्सा है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट की, ये कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, ठीक है, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस क्यों बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस कैटलिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, इस तरह का जो सेगमेंट है ना,
वो वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड देन आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिर कॉपर का है ना, कॉपर से रिलेटेड क्वेश्चन कि कॉपर की वैल्यू प्लस 0.34 वोल्ट क्यों है और Cu+1 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल क्यों है, कॉपर से रिलेटेड सवाल होते हैं। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में से अक्सर पूछे जाते हैं। एंड MCQs के लिए इस चैप्टर के लास्ट में बच्चों एप्लीकेशंस दिए हैं, वो एप्लीकेशंस वाले हिस्से को लाइन बाय लाइन पढ़ लेना। लाइन बाय लाइन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें पिकअप होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें पिकअप होती है, जैसे कि आपके MCQs में कॉइनेज मेटल क्या है, या इस पर्टिकुलर केस का कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, कॉइनेज मेटल में कौन कौन आते हैं, मिश मेटल क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट्स में क्या यूज़ होता है, इस तरह के सवाल यहाँ से पिकअप हो सकते हैं। बाकी इसके लिए ज़रूरी है इंटेक्स एक्सरसाइज एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आगे बढ़िए, अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, पहले तो आपको नोमेनक्लेचर आना चाहिए। ठीक है, नोमेनक्लेचर करने के बाद आइसोमेरिज्म आना चाहिए। आइसोमेरिज्म करने के बाद आपके पास है VBT एंड CFT थियोरी। अब नोमेनक्लेचर तो सीधा सीधा है, आप ये मेरा पूरा वीडियो लेक्चर्स 10 डेज चैलेंज की बहुत सारी प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट हो गया। अब मैं बताती हूँ वर्नर थ्योरी वाले हिस्से से किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, ऐसे आपको केसेस दे दिए होंगे कि AgCl के 3 मोल प्रेसिपिटेट बने हैं एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करने पर। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बताओ, उसकी नेमिंग करो। ठीक है, तो ये AgCl के प्रेसिपिटेट रिलेटेड सवाल काफ़ी सारे होते हैं, 1 मार्क में होता है, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, नोमेनक्लेचर एक क्वेश्चन डेफिनेटली होगा, वर्नर थियरी से सवाल होगा एक, आइसोमेरिज्म से आइडेंटिफाई करने को या एग्जाम्पल देने को लिंकेज आइसोमर, सॉल्वेशन आइसोमर, इस तरीके के आइसोमर्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद सारे टर्मिनोलॉजीज़, यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज़ में जो हाईलाइटेड टर्मिनोलॉजी मैं बोल रही हूँ कि जिसपे बनता है होमोलेप्टिक एंड हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक एंड हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस पे सवाल आते हैं। उसके अलावा एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या है, चीलेटिंग लिगैंड्स क्या है, चीलेशन क्या है बच्चों। ठीक है, चीलेशन क्या है, इन सब के डिफाइंस और एग्जाम्पल्स बढ़िया से कर लेना। बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, डेंटिसिटी है ना, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, डेंटिसिटी। ठीक है, ये सब का डिफाइन अच्छे से कर लेना, तो टर्मिनोलॉजीज आपकी क्लियर हो गई। उसके बाद आते हैं VBT थियोरी। VBT थियोरी में आपको आपके कॉम्प्लेक्स का क्या प्रूफ करने को आएगा कि आप बताइए उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन उसका क्या है बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन के बाद वो आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स है बेटा, या फिर इनर डी कॉम्प्लेक्स है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स या फिर इनर डी कॉम्प्लेक्स है, और उसकी ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, किस में पेयरिंग होगी, किस में पेयरिंग नहीं होगी, और वो 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे सवाल होते हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है, कौन स्क्वायर प्लेनर है, कौन ऑक्टाहेड्रल है, लाइक दैट, करेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं CFT थियोरी। तो ये जो CFT थ्योरी है, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो पेयरिंग एनर्जी वाले सेगमेंट से क्वेश्चन बनते हैं, आते ही आते हैं। सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में और बोर्ड के पेपर में भी इस तरीके के सवाल है, जहाँ पर आपको पूछा जाता है कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी या ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी इज स्मॉलर देन पेयरिंग एनर्जी। तो बताइए D4 कन्फिगरेशन या D6 कन्फिगरेशन के केस में उसका कन्फिगरेशन क्या होगा, यानी कि T2G एंड EG कन्फिगरेशन उसका क्या होगा, T2G3 EG3 या T2G 6 EG1, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये हो गया। ठीक है, ये भी आप कहाँ से सॉल्व कर सकते हो, तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ पे सोल्यूशन के साथ चीज़ें आपको मिल जाएंगी।
बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ये वाला पार्ट। फिर ये जो बोला मैंने, हाइब्रिडाइजेशन, आउटर इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, उसके बाद टर्मिनोलॉजीज, होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, एम्बिडेंटेट, ऑल दी स्टफ, एंड देन नोमेनक्लेचर। 1 मार्क का, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना उसके अंदर, समझ आए अच्छे से कर लो, नहीं समझ आए तो डोंट वेस्ट मच ऑफ टाइम, प्रैक्टिस मोर ऑन दीज सेगमेंट्स, गेटिंग इट? ओके, क्लैरिटी आ रही है? टेंशन मत लो, हर साल बच्चे इस टाइम पे पढ़ना शुरू कर देते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। अब आ जाते हैं हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। अगेन बच्चों, इसके अंदर हाईलाइटेड टॉपिक आपका SN1 एंड SN2। इस पे सवाल कैसे आते हैं? रिएक्टिविटी ऑर्डर को अरेंज करो, यानी कि कौन मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, इनका मैकेनिज्म कभी कभी पूछ लिया, ठीक है, तो मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन, और फिर ऑर्डर, अरेंज इन ऑर्डर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, अरेंज इन ऑर्डर टाइप ऑफ क्वेश्चन। फिर जो इसकी प्रिपरेशन वाला पार्ट है, प्रिपरेशन वाले पार्ट से कंप्लीट द रिएक्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं, बट इतने प्रोमिनेंटली आए नहीं हैं, ठीक है, बहुत रेयरली आए हैं। ज़्यादा सवाल कहाँ से बनता है? केमिकल प्रॉपर्टीज से। कहाँ से बनता है? केमिकल प्रॉपर्टीज से, ठीक है, जहाँ पे आपके SN रिएक्शन आते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ से बनते हैं आपके रीजनिंग क्वेश्चंस, है ना, रीजनिंग क्वेश्चंस बड़े अच्छे से पिकअप होते हैं इस सेगमेंट में से। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, इनैंशियोमर्स क्या हैं, ठीक है, इनैंशियोमर्स क्या हैं, उसके बाद रेसिमिक मिक्सचर क्या है, और लॉजिकल क्वेश्चन, है ना, रेसिमिक मिक्सचर की पोलैरिटी कैसी रहेगी, कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है। फिर ऐसे कायरल कार्बन वाले सवाल की, कार्बन आपका कायरल है, ए कायरल है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और फिर आते हैं इसके बीटा एलिमिनेशन वाले पार्ट से, बीटा एलिमिनेशन वाले पार्ट से, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले से एक रीजनिंग सवाल आता है कि भाई इसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर के अंदर क्यों स्टोर करना चाहिए। बीटा एलिमिनेशन में सेट्जेफ रूल लगता है, और मेजर और माइनर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने के लिए 2 मार्क, 1 मार्क, या फिर पूरा रिएक्शन आ सकता है। एंड एट द एंड, ठीक है, उसके बाद सारे इसके नेम रिएक्शंस, इस चैप्टर के जो नेम रिएक्शंस है बच्चों, कौन कौन से हैं? तो आपके वुड्स रिएक्शन हो गया, वुड्स फिटिग रिएक्शन हो गया, वुड्स फिटिग रिएक्शन हो गया, फिटिग रिएक्शन हो गया, ठीक है। फिटिग के बाद और कौन सा होगा? उसके बाद है बच्चों फिंकलस्टेन एंड स्वॉर्ड्स रिएक्शन। कौन सा? फिंकलस्टेन एंड स्वॉर्ड्स रिएक्शन। सही बता रही हूँ, आज जिसने वीडियो पूरी देखी और एनसीईआरटी लेके बैठे हो और सारे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लिए कि मैं जब पढ़ने बैठूंगा मेरे को इस तरीके के सवाल अच्छे से कर लेने। उसके बाद पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में आते हो। पॉलीहैलोजन कंपाउंड्स में बच्चों डीडीटी की नेमिंग, डीडीटी का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा इन्फॉर्मेशन फॉस्जीन के बारे में, ठीक है, कि फॉस्जीन का क्या होता है अगर हम उसे डार्क कलर्ड बॉटल में नहीं स्टोर करते हैं तो क्या होता है, सनलाइट के एक्सपोजर पे वो एक्सप्लोजिव की तरह बिहेव करता है, इस तरह के सवाल। तो मेजरली मैंने ये देखा है कि इस चैप्टर में से रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा दिखते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन, लॉजिकल अप्रोच, कि आपको 2 केसेस दिए, आइडेंटिफाई करो कौन SN1 देगा कौन SN2 देगा, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर या फिर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट क्यों हाई होता है ड्यू टू सिमेट्री, तो ये सारे सवाल, ठीक है। और आपके जो हैलो अरीन्स होती हैं, है ना, हैलो अरीन्स या हैलो अल्केन्स, ये पानी में इतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते पोलार होने के बावजूद भी, तो रीजनिंग सवाल बहुत देखने को मिलेंगे। ये सारे रीजनिंग सवाल कहाँ पर मिलेंगे आपको? एक्सरसाइज में, यानी बुक बैक के क्वेश्चंस हैं, ये कर लोगे अच्छे से आ जाएगा, है ना, मार्क्स फुल आएंगे इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर में से सबसे फेवरेट क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड के एग्जामिनर्स का होता है कि दे लव टू आस्क मैकेनिज्म, बिकॉज दीज चैप्टर्स आर ऑल अबाउट मैकेनिज्म्स, करेक्ट। मैकेनिज्म्स के अलावा यानी हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, फिर ईथर का फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ के जो नेम रिएक्शंस हैं, ठीक है,
नेम रिएक्शंस में, और उसमें भी स्पेशली विलियमसन सिंथेसिस बड़ा ही फेवरेट है। विलियमसन सिंथेसिस है बच्चों एंड हॉफमैन ब्रोमामाइड, ये दोनों, हॉफमैन ब्रोमामाइड नहीं, वो तो अमाइंस में आता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है बच्चों, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बहुत ही चमका हुआ हिस्सा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कन्वर्जन्स भी आ जाते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ की फ्लोचार्ट बना लीजिए और प्रिपरेशन की बना लीजिए। ज़्यादा सवाल तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में से ही आता है। ईथर की बात करते हैं तो ईथर के अंदर विलियमसन सिंथेसिस अगेन इम्पॉर्टेंट है, और उसके अलावा आपका HI के साथ जो रिएक्शन होता है ना, HI के साथ रिएक्शन जब ईथर का होता है तो वो कब अल्कोहल बनाएगा, कौन सा अल्काइल हैलाइड बनाएगा, वो वाले रिएक्शंस HI के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। गॉट इट? तो ये हो गया। फिर आपको एक्सरसाइज करनी है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं। आ जाते हैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे फेवरेट पार्ट है नेम रिएक्शंस, और उन नेम रिएक्शंस में भी अल्डोल कहीं ना कहीं बहुत फेमस, अल्डोल एंड कैनिज़ारो लवेबल हैं। क्या अल्डोल कैनिज़ारो बच्चों एंड HVZ रिएक्शन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे हालांकि बहुत सारे रिएक्शंस हैं, ठीक है, स्टीफन हो गया, रोजनमंड रिडक्शन हो गया, क्लेमेंसन हो गया, ईटार्ड्स रिएक्शन हो गया, ये सारी रिएक्शंस आपको इस चैप्टर की अच्छे से करनी है। यानी अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आए तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, भाई मुझे तो पहले इसके नेम रिएक्शंस करने हैं। नेम रिएक्शंस करने के बाद अल्डोल और कैनिज़ारो के कुछ अतरंगे क्वेश्चंस जो बुक बैक में ही दिए हैं, XYZ टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं, आइडेंटिफाई A, B and C, कि ये इसके साथ रिएक्ट हुआ तो क्या होगा, डिस्टिंग्विश टेस्ट। फिर एक है बच्चों हैलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है, और फेलिंग्स टेस्ट है, फेलिंग्स टेस्ट हो गया, टॉलरेंस टेस्ट हो गया। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट के अंदर मेंशन करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट भी आपको अच्छे से कर लेने हैं। और इन फेलिंग में क्या होता है, टॉलिन में क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी होंगी, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड पे स्पेसिफिकली आते हो तो इसके अंदर आपको एस्टेरिफिकेशन हो गया, फिर असाइलेशन, बेंजोइलेशन, ठीक है, ये सारे रिएक्शन आपने कर लिए। एंड लास्ट में सिर्फ इससे रिलेटेड कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, जो हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं या ऐसे केसेस है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड आपके कन्वर्जन्स होंगे, और इसीलिए NCERT बुक बैक करना इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपको कन्वर्जन्स मिल जाएंगे और उसके साथ रीजनिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग क्वेश्चंस भी आपने कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर अमाइंस। ये जो अमाइंस चैप्टर है बच्चों, इसके अंदर आपने क्या करना है, तो यार सबसे पहले आ जाओगे बच्चों प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन में भी आपने अच्छे से फोकस कर लिया कि हॉफमैन तो मेरे को आना चाहिए, गैब्रियल के ड्रॉबैक्स क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन हो सकता है। अमोनोलिसिस के ड्रॉबैक्स क्या हैं, और अमोनोलिसिस से आप कैसे 1 से 2 डिग्री, 2 से 3 डिग्री बना सकते हो, तो ये कन्वर्जन में आपको काम आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है। प्रिपरेशन कर लिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में से बेसिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कैरेक्टर में भी आपको एक्वस फेज में मिथाइल अमाइंस यानी CH3NH2 जो है, इसका 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का बेसिसिटी ऑर्डर, एंड ऐसे ही इथाइल अमाइन के 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के बेसिसिटी ऑर्डर्स आपको आने चाहिए। उसके बाद आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे एंटर होते हो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। आता ही आता है, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा, MCQ में मिल जाएगा, 1 मार्क में, 2 मार्क में, केस बेस्ड में, कहीं ना कहीं आपको ये डेफिनेटली मिल जाएगा। उसके बाद इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो भी हैं, उसमें आपके नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों में
दोनों को कैरी आउट करने से पहले दोनों में एक तो रीजनिंग क्वेश्चन है, नाइट्रेशन में मेटा प्रोडक्ट भी बनता है, ब्रोमिनेशन में वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, मोनोब्रोमिनेशन के लिए मुझे क्या करना है, तो एसिटेनालाइड फॉर्म करते हैं, तो वो वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फिर आते हैं डायज़ोनियम सॉल्ट। तो डायज़ोनियम सॉल्ट से आप क्या क्या बना सकते हो, बेंजीन रिंग, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, अल्कोहल, ये सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो। तो उसका एक फ्लो चार्ट होता है, वो फ्लो चार्ट अच्छे से कर लीजिएगा। आप मेरी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, उसमें सारी फ्लो चार्ट के फॉर्म में डायज़ोनियम सॉल्ट के सारे प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं। उसके बाद इसका जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो है इसका कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन आपने आ गया ना बच्चों, भाई कपलिंग रिएक्शन से आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट के क्वेश्चंस कंप्लीटली सॉर्टेड हो जाएंगे। तो ये हो गया इस चैप्टर के बारे में। और फिर इससे रिलेटेड कन्वर्जन्स आपने कर लिए, इसके एक्सरसाइज में से इंटेक्स के सवाल आपने कर लिए, डिस्टिंग्विश टेस्ट कर लिए, फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करो। तो आखिरी चैप्टर जो आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है 7 मार्क्स के लिए, वो है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। अब इसमें याद रखिए कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले जितने भी हाईलाइटेड टर्म्स है बच्चों, हाईलाइटेड यानी डार्क कलर्ड बोल्ड लेटर्स में अगर वो लिखा हुआ है तो वो आपका डिफाइन के फॉर्म में आपको लर्न होना चाहिए। जैसे कि क्या, तो मैम आपको पहले तो ये याद होना चाहिए बच्चों कि इसके अंदर एनोमर्स क्या हैं, ठीक है, एनोमर्स क्या हो गए, टाइप्स ऑफ आरएनए कितने हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए कर लिया आपने। उसके बाद डीएनए एंड आरएनए में डिफरेंस कर लिया, करेक्ट। फिर आपने कर लिया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। फिर आपने कर लिया अल्फा अमीनो एसिड्स, ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड्स किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कर लिया बच्चों पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज। फिर आपने कर लिया ज्विटर आयन, ठीक है, फिर क्या कर लिया आपने, ज्विटर आयन। इतना करने के बाद ये तो आपके डिफाइन में हो गए। उसके बाद आपको प्रूफ करना है कि जो आपका ग्लूकोज है बच्चों, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसकी साथ 6 to 7 रिएक्शंस है HI के साथ, फिर आपका ब्रोमीन वाटर के साथ, ठीक है। उसके बाद आपका HNO3 के साथ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, 2,4-DNP टेस्ट है, ठीक है। फिर एसिटाइलेशन कर रहे हैं आप। तो ये सारी रिएक्शंस ग्लूकोज की आपको रिटन में याद होनी चाहिए, लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ग्लूकोज वाला डन है। फिर आपको पता चलेगा कि जो ग्लूकोज है बच्चों वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के पीछे उसका क्या कारण है, या फिर वो अल्डिहाइड उसके पास फ्री नहीं है, तो वो फ्री अल्डिहाइड ग्रुप ना होने की वजह से कई सारे टेस्ट नहीं देता है और इसीलिए हम उसके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पे शिफ्ट हुए। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वर्ट शुगर, है ना, इन्वर्ट शुगर। इसका डिफाइन आपको पता होना चाहिए, इन्वर्जन कैसे होता है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, ये वाला हिस्सा हो गया। और फिर आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, जिसके अंदर आपको 2 चीज़ें स्पेशली ध्यान रखनी है, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और ये फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन में लिंकेज कैसी होती है, साथ ही साथ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड क्वार्टरनरी फोल्डिंग प्रोटीन की, और वो स्टेबल किन बॉन्ड्स की वजह से रहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। जब मैंने डीएनए एंड आरएनए बोला तो दैट कवर्स न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, ठीक है बच्चों। और उसके बाद इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इंपॉर्टेंट है। और आपको इसमें क्या करना है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज किन के बीच में होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किन के बीच में होता है। और जब आप कार्बोहाइड्रेट्स कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास आया होगा स्टार्च,
सेल्यूलोज, करेक्ट। तो स्टार्च और सेल्यूलोज में किसका चेन है, फ्रक्टोज के अंदर किसका चेन है, और लिंकेज कौन सी साइड पे है। फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ फर्स्ट पेंटोज शुगर C1C6, ये जो लिंकेज होती है किसके बीच में, अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज, किसकी चेन है वो, अल्फा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज। तो ये चेन आपको ध्यान रखनी है कार्बोहाइड्रेट वाले हिस्से में। फिर बचते हैं आपके विटामिन। तो विटामिन में कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन से डिजीज कॉज होते हैं, वो आपके एमसीक्यूज या 1 मार्क के क्वेश्चंस में हो सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूछा जा सके, मैंने वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर प्लेस कर दी हैं। 7 मार्क्स। आई वुड सजेस्ट गो लाइन बाय लाइन, एक दिन बैठ जाइए, कोई भी संडे की सुबह चुन लीजिए, उठ जाइए सुबह 7 बजे, 7 से 9 के बीच में बायोमोलिक्यूल्स पूरा पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जॉट डाउन करके लिख लीजिए, एंड इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर दीजिए। 2 घंटे में आप श्योर होंगे कि मेरे 7 मार्क तो कंफर्म है, कहीं नहीं जा रहे हैं। और ऐसी ही श्योरिटी वाले काम करिए बेटा, नहीं पढ़ना है तो बैठा ही मत करो, और जब बैठ रहे हो तो आपको टाइमर स्टार्ट कर लो कि 2 घंटे मेरे हाई प्रोडक्टिविटी के होंगे, एक चैप्टर तो फिनिश हो ही जाएगा। इस मेंटालिटी के साथ जब तक चैप्टर को अप्रोच नहीं करोगे, आप कभी भी वो 70 on 70 वाले जोन में नहीं आओगे। तो गो गिव योर 100%, और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आने वाली हूं। तो बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड मेक श्योर कि आप इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं, एंड अपना प्यार वाला बटन भी ज़रूर दबा दें। आपको ये पूरे इंपॉर्टेंट नोट्स आई होप आपने नोट डाउन किए हैं, नहीं किए टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।